Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to lecture number 6 for marketing management. And this is basically continuation of our previous chapter. हम बात कर रहे थे कि रिसर्च प्लान क्या है, डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, इंस्ट्रूमेंट्स कैसे डेवलप होते हैं, रिसर्च प्लान क्या है। एंड जो लास्टली लेक्चर हमने कंक्लूड किया था वो डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स पे था। तो मोस्टली जो पिछले लेक्चर में हमने देखे थे वो सारे के सारे close-ended questions थे। Now we will try to go towards open-ended questions जहाँ पे आपको expression की इजाज़त है। जो previous close-ended questions थे उसके अंदर आपको expression की ज़रूरत नहीं होती, उसके अंदर आपको given options में से options select करने होते हैं या rate करने होते हैं या weightage देनी होती है। Whereas इस case में आप अपने opinions जो थॉट प्रोसेस है उसको शेयर कर सकते हैं। लाइक फॉर द सिंपल क्वेश्चन इज व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑफ अमेरिकन एयरलाइन फॉर एग्जांपल, पीएए की बात कर सकते हैं, टर्किश एयरलाइन, इट कैन बी एनी एयरलाइन और एनी प्रोडक्ट और एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो व्हेन दे वांट टू हैव ओपिनियन, योर ओपिनियन अबाउट पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस, तो आपको एक ओपन स्पेस प्रोवाइड करते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे जो आंसर आएगा वो सब्जेक्टिव होगा, और जो मैं सब्जेक्टिव होने की बात करता हूँ तो इट मीन्स कि ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी करेगा। हर एक बंदे का अपना डिफरेंट ओपिनियन होगा और वो ओपिनियन बेस्ड ऑन सर्टेन डिफरेंट क्राइटेरिया होगा। अनलेस इट इज नॉट स्पेसिफाइड, तो यू हैव ओपन फील्ड टू प्रोवाइड योर फीडबैक विद रेफरेंस टू सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। वर्ड एसोसिएशन क्या है जी? दिस इज बेसिकली द वेरी फर्स्ट वर्ड जो भी आपके जहन में आएगा। जैसे एयरलाइन है तो इट कैन बी फ्लाइट, कम्युनिकेट, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है। एयरलाइन के हिसाब से कोई कह सकता है कन्वीनियंस है, कोई कह सकता है ट्रैवलिंग है, कोई कह सकता है कंफर्ट है, कोई कह सकता है द फूड दे सर्व और द पर्क्स एंड यूटिलिटीज दे प्रोवाइड विद इन द ट्रैवल, इट कैन बी एनीथिंग। दूसरा अमेरिकन, अगेन इट्स अप टू यू, मे बी लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, maybe a conglomerate, a cosmopolitan country, it can be anything. And travel, maybe for business, for leisure. So again, this is going to be a subjective. The trick here is, जैसे आप पहली बार कोई लफ्ज़ सुनोगे उससे रेलेवेंट जो जहन में आपके आएगा आप उसको यहाँ पे फीडबैक प्रोवाइड करोगे। In this type of question, you have to complete the sentences. Likewise, when I choose an airline, the most important consideration in my decision for that airline is now. यहाँ पे अगेन आप अपना क्राइटेरिया दे रहे होते हो कि अगर मैं एक डिसीजन ले रहा हूँ कि फेयर चीप है या डायरेक्ट फ्लाइट है या स्टाफ हेल्पिंग है या कंफर्ट ज़्यादा मैटर करती है, प्राइस टैग इज़ नॉट प्रॉब्लम फॉर मी, तो फिर मेरे पास ऑप्शन आ जाता है कि डिफरेंट वेराइटीज़ अवेलेबल है जिनके अंदर मैं ऑप्ट आउट कर सकता हूँ। तो इट कैन बी एनी आंसर विच यू कैन प्रोवाइड। So in this particular question, you have to complete the sentence or you have to complete the paragraph as far as your story complete करनी है। I flew American airline a few days ago. I noticed that the exterior and interior of the plane had very bright colors. So which resulted in this aroused in me the following thoughts and feelings. Now you have to complete the story by utilizing the above paragraph. Okay, aesthetics जो थे, since they appealed me with reference to the airline or plane in question. So what was your experience based on the ambience, light and aesthetics of the plane? तो इसकी बेस पे आपने फिर इसको complete करना होगा। A balloon types question, again a thought process. Picture empty balloons आपको provide कर दिए थे. Well, here is the food. Now you have to give the conversation. Okay, maybe it's fine. Oh my God, this is stale. It can be any opinion you have, provided you have experience with that airline. Thematic appreciation, this is a continuous process basically. एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ये आपसे एक ही वक्त में एक ही सिटिंग में नहीं होगा, ये बार बार आपके कंटिन्यूस इंटरवल के साथ आपके साथ किया होगा। ये सिंपल एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूँगा जब हम इंटरेक्टिव सेशन करेंगे। आई वांट टू हैव योर ओपिनियन विद रेफरेंस टू दिस पर्टिकुलर पिक्चर एंड द सिंपल क्वेश्चन इज मेक अप अ स्टोरी दैट रिफ्लेक्ट व्हाट यू थिंक इज हैपनिंग इन दिस पिक्चर। सो यू हैव टू प्रोवाइड मी योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पिक्चर, right? And I'm looking forward for
इंटरेक्टिव सेशन रेफर्स टू दिस पिक्चर, क्योंकि इसके अंदर आप 30-32 लोग जितने भी आओगे, हर एक एक अपना पर्सपेक्टिव होगा। किसी को शायद ये इंडिविजुअल्स अपील कर रहे हो, किसी को शायद फैब्रिक्स अपील कर रहे हैं, या ओवरऑल जो रोर ऑफ पिक्चर है किसी को वो अपील कर सकता है। तो आई वांट टू हैव योर ओपिनियन विद रेफरेंस टू दिस क्वेश्चन व्हेन वी विल कंडक्ट आवर इंटरेक्टिव सेशन। नो कम्स द क्वेश्चन, जैसे आप बच्चे ने आज भी पूछा बेटे ने कि सैम्पलिंग क्या है और इसके कैसे प्रोसेस है। सो लेट्स डिस्कस इट इन डिटेल। तो सैम्पलिंग प्लान क्या है जी? सैम्पल यूनिट क्या होगा? दीज आर द इंडिविजुअल्स और रिस्पोंडेंट्स जिनके साथ हमने रिसर्च कंडक्ट करनी, जिनको हमने एंगेज करना थ्रू क्वेश्चनेयर्स, फेस टू फेस इंटरव्यू, और थ्रू ईमेल, और थ्रू टेलीफोन, और वेब कॉन्फ्रेंस, और फोकस ग्रुप। तो ये वो लोग होंगे जिनसे हमने रिस्पॉन्स लेना है। अब आ रही है सैम्पल साइज, हम कैसे सेलेक्ट करते हैं? हाउ मैनी पीपल शुड बी सर्वेड फॉर योर रिसर्च। तो इसके अंदर वही एक पॉपुलेशन के रेफरेंस है, आप उसके अंदर सैम्पल साइज कैसे सेलेक्ट करते हैं। फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अगर 100 लोग हैं तो उनमें से हो सकता है आप 10 या 15 लोग सिलेक्ट करें, प्रोवाइडेड वो आपके एक हेल्थी रिप्रेजेंटेशन है ओवरऑल पॉपुलेशन की, तो आप उसकी बेस पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आ रही है कि सैम्पलिंग को आपने कैसे सिलेक्ट करना है, हाउ शुड बी द रिस्पोंडेंट बी चोजन। तो सिलेक्शन ऑफ दोज रिस्पोंडेंट्स जिनसे आपने रिसर्च में फीडबैक लेना है, क्वेश्चनर्स फिल कराने, इंटरव्यूज कंडक्ट करने, तो उनकी सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होगा? अगली स्लाइड में वो डिफरेंट टेक्निक्स बताएगा, एंड वन बाय वन वी विल डिस्कस देम। दो हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और दूसरा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सो लेट्स सी वन बाय वन है क्या। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है जी? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है। देन वी हैव स्ट्रैटिफाइड रैंडम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, एंड प्रोबेबिलिटी सैंपल में जो लास्ट है हमारे पास वो क्लस्टर सैम्पलिंग है। वेयर एज इन नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल्स वी हैव कन्वीनियंस सैम्पलिंग, और बेस्ड ऑन जजमेंट है और कोटा है। लेट मी शेयर विद यू, yes, here, if you can read it. Random sampling is analogous to put everyone's name in a hat and drawing out several names. तो इसके अंदर प्रोबेबिलिटी, लेट्स से कि आपके पास 100 रिस्पोंडेंट है, आप 100 रिस्पोंडेंट्स को इकट्ठा एक जगह पे प्लेस करेंगे एंड आप उसके अंदर रैंडमली सिलेक्ट करेंगे। तो उन 100 लोगों की 100% चांसेस हैं कि वो आपके रिसर्च के लिए रिस्पोंडेंट के तौर पे सिलेक्ट हो जाएंगे। वेराज जो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग है, इसके अंदर आप रैंडमली नहीं जाते। Systematic sampling is easier to do than random sampling. In systematic sampling, the list of element is counted out. That is, every kth element is taken. This is similar to lining everyone up and numbering off. जैसे आप करते हो कि 10 रिस्पोंडेंट है तो 1 2 3 4 5 6 इनको नंबर असाइन कर देते हो, एंड फिर उसके बाद 10 को करिए, फिर उसके बाद अगले 10 को 1 2 3 4 आपने सैंपल किया, तो उसमें से हो सकता है आप एक डिजिट पिक कर लोगे, जो नंबर 4 होगा हम उसको सिलेक्ट करेंगे। 10 लोगों में से जो चौथे नंबर पर बंदा हम उसको सिलेक्ट करते जाएंगे, तो ये आपका सिस्टमेटिक सैम्पलिंग आ जाएगा। कन्वीनियंस सैम्पलिंग जो है, अगेन दिस इज द सो कॉल्ड वर्स्ट फॉर्म, जिसके अंदर आप रैंडमली जो बंदा पहले आपको रिस्पोंडेंट मिलता है आप उसी को सिलेक्ट कर लेते हो और उससे फीडबैक ले लेते हो। जो क्लस्टर सैम्पलिंग है, ये बेसिकली ज्योग्राफिक बाउंड्री पे आप सेलेक्ट करते हो। व्हाट आई मीन, अगर आप इस्लामाबाद में यदि स्टडी कंडक्ट करने जा रहे हो तो इस्लामाबाद में डिफरेंट सेक्टर्स हैं, एंड आप कहते हो कि हमें क्लस्टर सैम्पलिंग करनी है, तो मे बी आप एक स्पेसिफिक सेक्टर के अंदर कोई एक एरिया डिफाइन कर लेते हो कि हम सिर्फ यहाँ के लोगों से फीडबैक लेंगे इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर एवरीवन एल्स। एंड स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग जो है, ये भी पॉपुलेशन को डिवाइड करती है बेस्ड ऑन डिफरेंट स्टार्टअप। स्टार्टअप क्या है जी? आपका इनकम ग्रुप की बेस पे कर सकते हैं, लाइफस्टाइल की बेस पे कर सकते हैं, सोशल स्ट्रक्चर जहाँ पे है आप उसकी बेस पे इसके अंदर कर सकते हैं, आप जेंडर की बेस पे कर सकते हैं, आप एज ब्रैकेट की बेस पे कर सकते हैं। तो ये सारे का सारा स्ट्रैटिफाइड में आएगा। अब आ जाइए कॉन्टैक्ट मेथड, आप कौन कौन से इस्तेमाल कर सकते हैं। मेल आप क्वेश्चनर्स कर सकते हैं,
हर एक मेथड के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, उनको हम इंटरेक्टिव सेशन में डिस्कस करूँगा। जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू कि मेल जो है अगर ट्रेडिशनल पोस्टिंग मेल के थ्रू करते हैं तो टाइम कंज्यूमिंग है और रिस्पॉन्स काफ़ी लेट आता है एंड यू आर नॉट श्योर कि रिस्पॉन्स आएगा भी या नहीं आएगा अनलेस एंड अनटिल आपके पास फीडबैक वापस नहीं आ जाता। इधर टेलीफोन इंटरव्यू आप कंडक्ट कर सकते हैं या फेस टू फेस पर्सनल इंटरव्यूज कंडक्ट कर सकते हैं या ऑनलाइन थ्रू वेबकैम्स या डिफरेंट सॉफ्टवेयर प्रोवाइडेड आप ऑनलाइन भी इंटरव्यूज कंडक्ट कर सकते हैं। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, हर एक को आगे देखते हैं। ऑनलाइन रिसर्च के प्रोज एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं। एडवांटेजेस में जी, इट्स इनएक्सपेंसिव है, फास्ट है कि आपको रिस्पॉन्स इमीडिएट मिल जाता है एंड एक्यूरेसी ऑफ डाटा जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू ऑफलाइन रिसर्च। और वर्सेटैलिटी वैरायटी आपके पास बहुत ज़्यादा है, यू आर नॉट सपोज टू स्टिक टू वन रीजन और वन प्रोडक्ट और वन जेंडर वन ग्रुप ऑफ रिस्पोंडेंट्स, बट रादर आप उसको एक्सपैंड कर सकते हो या कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ योर रिसर्च। सैम्पल विल बी स्मॉल। जब आप ऑनलाइन रिसर्च करते हो तो सैंपल जो राइट नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट है उसको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा और स्क्यूड सैंपल बिखरे हुए होंगे, आपको सारे रिक्वायर्ड रिस्पोंडेंट्स एक रीजन से नहीं मिलेंगे, एक शहर से नहीं मिलेंगे एंड टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ग्लिचेस आ सकते हैं, बैकफायर हो सकता है, सो वी हैव टू बी केयरफुल। और इनकन्सिस्टेंसीज हैं, एक छोटी सी एग्जांपल कि अगर आप सर्वे मंकी पे जाके क्वेश्चन फॉर्म करते हो और आप उसको रिस्पोंडेंट्स को शेयर करते हो तो it's unless and until there is no advantage of perk for respondent तो normally would decline to participate in research। और फिर एक और जो प्रॉब्लम आ सकती है कि breach of my privacy तो नहीं होगी। तो अगर if you can establish कि जो sensitive data आप collect कर रहे हैं with reference to respondent that is not going to be shared for commercial or other than your research objective, तो might be people will come to respond to your research। Now let's talk about metrics क्या है जी। To be precise, marketing metrics क्या हैं? Measures हैं that help marketers quantify, compare and interpret marketing performance of a brand, of a company, of a strategic business unit. Again, this will depend on the prerequisites of research which you are going to conduct. मार्केटिंग मैट्रिक्स में एक्सटर्नल मैट्रिक्स हैं एंड जिसके अंदर अवेयरनेस है कि आपके ब्रांड के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, प्राइस के बारे में या कॉन्टेक्स्ट स्टाफ के बारे में लोगों की क्या कितने अवेयर हैं आप उसके बारे में। फिर आपके जो भी ब्रांड है, प्रोडक्ट है, सर्विस है, उसका मार्केट में एग्जिस्टिंग शेयर कितना है और रिलेटिव प्राइस विद रेफरेंस टू कंपटीशन कितनी है और कितनी कंप्लेन्स आ रही हैं आपकी प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में, मैल फंक्शन के बारे में, मिस ट्रीटमेंट ऑफ कंज्यूमर्स या मिस मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इन्वेंट्री, उसके बारे में कितनी कंप्लेन्स आ रही हैं और कस्टमर सेटिस्फैक्शन लेवल क्या है। ये आपका एक्सटर्नल मैट्रिक्स हो सकता है जो आप बाहर से गेज कर सकते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन विद रेफरेंस टू अवेलेबिलिटी ऑफ योर प्रोडक्ट at a given specific time। This can be another marketing matrix जो आपको external sources से मिल सकती है जिसके अंदर आपके distributors हैं and overall number of total customers क्या है at a given specific time for your product और लॉयल्टी क्या है लोगों की किस लेवल पे है। इंटरनली मैट्रिक्स क्या है जी कि जो आपकी टीम है क्या वो अवेयर है आपके ऑर्गेनाइजेशनल डिपार्टमेंटल गोल्स के बारे में या अगर अवेयर है तो उसके बारे में कितनी कमिटेड है उन गोल्स को अचीव करने के लिए और एक्टिव सपोर्ट टू अचीव योर गोल्स कितनी प्रोवाइडेड की जाती है। ये सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक्स भी हो सकती है, इक्विपमेंट भी हो सकती है, मॉनेटरी रिक्वायरमेंट्स भी हो सकती हैं एंड नॉर्मली यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट ऑफ टॉप मैनेजमेंट इज़ द क्रूशियल एस्पेक्ट। या आपके पास जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं वो एडिक्वेट कैपेसिटी में है आपके पास या नहीं है और स्टाफिंग लेवल क्या है, शॉर्टेज ऑफ स्टाफ तो नहीं है या अंडर क्वालिफाइड लोग तो आपने हायर नहीं कर लिए ड्यू टू एनी रीज़न। जो आपने स्टाफ लेके आए हैं जो आपके टीम मेंबर ने, डू दे हैव डिज़ायर टू लर्न एट देयर ओन या वो बस इंतज़ार कर रहे होते हैं कि ऑर्डर मिलेगा एंड देन वी विल प्रोसीड। एंड विलिंगनेस टू चेंज के चेंज को अडेप्ट करने में कितने विलिंगनेस है आपकी टीम या उसको चेंज को रजिस्ट कर रही है या उसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम ले रही है, तो ये आपके इंटरनल मैट्रिक्स हैं। एंड लास्ट वन जो है फ्रीडम टू फेल,
does your organization allow the margin for failure? Because failure itself is a learning process. तो वो ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे फेलियर को इनकरेज नहीं किया जाता, जहाँ पे मिस्टेक को इनकरेज नहीं किया जाता, एंड इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग फेलियर एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस, अगर उसको एज ए प्लेंटी या कॉस्ट कंसिडर किया जाता तो वहाँ पर फिर लोग जो हैं वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए थोड़े से रिलक्टेंट हो जाएंगे. ऑटोनॉमी कितनी है, ये सारे के सारे. दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ मार्केटिंग डैशबोर्ड जी, जो सपोजली आपके पास आ सकता है और इसके अंदर आप देख सकते हैं मुख्तलिफ ऑनलाइन अवेलेबल है. सैस है एक बहुत अच्छा टूल है जो आपको क्लाइंटल बेस्ड डैशबोर्ड्स प्रोवाइड करता है. डैशबोर्ड इज बेसिकली अ स्प्रेड स्क्रीन जो कंक्रीट इंफॉर्मेशन इन अ मीनिंगफुल वे प्रोवाइड्स टू द कंसर्न इंडिविजुअल, जो डिसीजन मेकर उसको वो पहुँचा रहा होता है. अब आ जाइए, यू वांट टू स्टडी द डिमांड ऑफ योर प्रोडक्ट. तो उसके अंदर पोटेंशियल मार्केट जहाँ पे आप एंटर होना चाह रहे हो, वो सेगमेंट जिसको आप ग्रैब करना चाह रहे हो, और आपके पास जो अवेलेबल मार्केट है, या टारगेट मार्केट जिसको आप टारगेट करना चाह रहे हो. एंड देन द फोर्थ वन इज द पेनिट्रेटेड market. Again, I will explain them in detail in our interactive session. Penetration. Now, those of you who don't know what TiVo is, basically this is a monitoring device जो ऑडियंस के बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के लिए इस्तेमाल की जाती है. एंड अंडरस्टैंडिंग है इसके टेलीमेट्रिक्स के लिए ये बड़ा बड़ा एक सोर्स है जिसके अंदर हम ये हेल्प आउट कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द प्रेफरेंस ऑफ ऑडियंस विद रेफरेंस टू टीवी चैनल्स एंड प्रोग्राम्स को क्या देख रहे हैं, उसके हवाले से ये बड़ा ज़बरदस्त एक डिवाइस है TiVo. Now, if you want to gauge or predict the future demand estimations for your product, तो उसके अंदर आपको पहले बायर इंटेंशंस को समझना ज़रूरी है. उसके लिए आप सर्विस कर सकते हैं, या सेल्स फोर्स के जो आपके जो लोग हैं उनके ओपिनियंस को आप जरूर रिस्पेक्ट करें, बिकॉज दीज आर द पीपल हु आर इन मार्केट. एंड फिर आपका एक्सपर्ट ओपिनियंस बहुत काउंट करते हैं. थर्ड पार्टी हो सकते हैं, इंडस्ट्री लीडर्स या गुरुज हो सकते हैं जिनको आपको कंसिडर करना पड़ेगा, या आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की पास्ट परफॉर्मेंस जो है उसकी बेस पे आप फ्यूचर डिमांड को प्रिडिक्ट कर सकते हैं. मार्केट टेस्ट मेथड है. टेस्ट मेथड्स छोटा सा एग्जांपल ले लें, उसको आप फ्री सैम्पलिंग देके यू कैन ट्राई टू गेज कि आपकी प्रोडक्ट की फ्यूचर डिमांड क्या हो सकती है. दिस कंक्लूड्स आवर चैप्टर नंबर 4 एंड लेक्चर नंबर 6. इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कल इंटरेक्टिव लेक्चर में. तब तक मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़.